पिछले दिन का जो टॉपिक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन, और उसके पहले जो एडवेंट ऑफ इस्लाम था वो। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसका जो पीरियड था वो था 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के बनने के कारण ये था कि जब देखो जैसे जैसे कोई भी किंगडम बड़ा होता है ना और जिसका टाइम गुजरता है तो उसके अंदर करप्शन आ जाते हैं, और लेटर जो रूलर्स होते हैं वो लोग एफिशिएंट नहीं रह पाते हैं। स्लेव डायनेस्टी के साथ भी यही हुआ। आफ्टर बलबन, एक तो बलबन की एज हो चुकी थी सडन डेथ से, और मंगोल के अटैक से ये डायनेस्टी वैसे भी कमजोर पड़ रही थी। उसके बाद जो रूलर्स आए, जो दो रूलर्स आए, कैकोबाद और कयामूर, देवर एफिशिएंट। कयामूर तो 3 साल का बच्चा था। उस वक्त प्रॉब्लम ये थी खलजी के आने का, जो शुरुआत हुई वो ये था कि उस वक्त टर्किश कोर्ट दो पार्टीज बन चुकी थी। एक पार्टी का नाम था टर्किश पार्टी, जो तुर्क लोग थे, उनका एक ग्रुप बन चुका था, और एक का था हिंदुस्तानी पार्टी। हिंदुस्तानी वो थे जो इंडियन या नॉन टर्किश थे। ये टर्किश जो थे, ये इस वक्त तक वीक बन चुका था। देवर करप्ट, क्योंकि इनके अंदर बहुत प्राउड था कि वी आर टर्किश वाइट, तो हम लोग सुप्रीम रहेंगे। बट राजपाट खत्म हो रहा था, पब्लिक यहाँ पर इन लोग से परेशान हो गई। उस वक्त एक आदमी था जिसका नाम था जलालुद्दीन खलजी। देवर एक्चुअली टर्किश, लेकिन इन लोगों ने बाद में अफगानिस्तान में सेटलमेंट लिया था, इसलिए बाद इनको लोग अफगान भी कहते हैं। देवर एक्चुअली टर्किश, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान से ये लोग आया था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के बाद बार बार अटैक की वजह से लोग इंडिया की तरफ शिफ्ट किया। बाद में इन लोग की पहचान हिंदुस्तानी ही हो गई। इसने क्या किया, कयामूर जो 3 साल का बच्चा था उसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद अपने आप को राजा डिक्लेयर कर लिया, और ये इंडिया का राजा बन गया। इसको सपोर्ट किया यहाँ की पब्लिक ने, क्योंकि उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये काफी काइंड हार्टेड था। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ये बोला कि इंडिया कांट बी मेड अ मुस्लिम किंगडम, बिकॉज मेजोरिटी जो है इंडिया में वो है हिंदूज की। और मेजोरिटीज को रूल कर पाना आसान है, लेकिन इनको कन्वर्ट कर पाना आसान नहीं है। तो इंडिया को हम कोई मुस्लिम कंट्री नहीं बना पाएंगे। इसने जलालुद्दीन को बहुत वक्त रहते समझ में आया। अब जलालुद्दीन ने क्या किया, अपनी लीनियंसी दिखाई, और पुराने जो भी चीजें गड़बड़ हुई थी उसको ठीक करने की कोशिश की। इसके वक्त में दो बहुत बड़ी चीजें हुई थी, दो रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट दो लोगों ने किया था। एक नंबर मलिक चज्जू, एक गवर्नर था इसका, इसने रिवोल्ट किया था। और एक था सिद्दी मौला। सिद्दी मौला वाज अ सूफी सेंट, लेकिन ऐसा माना जाता है, और ऐसा इस पे चार्जेस लगाए गए थे कि उन्होंने जलालुद्दीन खलजी को रिप्लेस करने की कोशिश की थी, डिथ्रोन करने की कोशिश की थी। उन पे चार्जेस भी लगाए गए, बट ये चार्जेस पूरी तरह से प्रूव नहीं हो सके थे। हाउ एवर, जब जलालुद्दीन खिलजी इस बात पे कन्विंस हो गया कि हाँ ये इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, तो इनको मरवा दिया गया था। तो ये दो रिवोल्ट थे, वो नोटेबल थे। इसके पास एक बहुत बड़ा जनरल था जिसका नाम था अली गुरशब। यही अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से बादशाह बनेगा। ये इसका भतीजा भी था, एक नोबल जनरल भी था। इसके बाप की मौत के बाद ये पूरा डिपेंडेंट था जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर। जलालुद्दीन खिलजी इसके साथ कभी बुरा किया नहीं था, लेकिन फिर भी ये उसकी डिपेंडेंसी से निकलना चाहता था। तो उसने उसको धोखा देने का कुछ प्लान किया। धोखा देने से पहले इसने जलालुद्दीन खिलजी का भरोसा जीता था। हुआ ऐसा कि 1292 में एक मंगोल अटैक होता है इंडिया में। इट वाज द फर्स्ट मंगोल अटैक इन खलजी रूल। ये हलाकू बोल के एक बहुत बड़ा जनरल होता है मिडिल सेंट्रल एशिया में, मंगोलियन था। उसका पोता रहता है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इसने इंडिया में अटैक किया, और इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया। हाउएवर अलाउद्दीन खिलजी भी इसमें पर्सनली पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिल्मों में दिखा दिया गया कि पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी चीजें, बट ऐसा नहीं था। उसने अपने कुछ खास लोगों के साथ इसको जीत लिया था, उन अपने जनरल को भेजकर। जावेद खान नाम था उसका, जफर खान।
इसके बाद मंगोल्स की ये पहली हार थी। मंगोल्स का एक और जनरल था जो चंगेज खान का पोता था, जिसका नाम था अलग खान। इसने अलग खान से अपनी बेटी की शादी करा दी, अलग खान से शादी करा दी, इसको बना दिया सन इन लॉ। और अलग खान को क्या किया, ये लोग न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम थे, तो इन लोगों का एतबार जीतने के लिए, भरोसा जीतने के लिए अपनी बेटी से शादी भी कराई, और दिल्ली में इनको, दिल्ली के बाहर आसपास के इलाके में इनको रहने की जगह भी दिलवाई। दे बिकेम नोन एज न्यू मुसलमान, नए मुसलमान के नाम से ये लोग फेमस हुए। तो इसके वक्त में जो नोटेबल चीजें थी वो ये थी कि एक तो सिद्दी मौला और मलिक सज्जू का रिवोल्ट हुआ, दूसरा मंगोल ने पहला अटैक किया था। अगर किसके लीडरशिप में हुआ था तो इसका आंसर होगा अब्दुल्ला। तीसरा चीज, इसकी बेटी की शादी इसने अलग खान से कराई थी। अलग खान वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंगेज खान, ग्रैंड सन ऑफ चंगेज खान, ठीक है। इससे शादी कराई और ये लोग कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट होकर इनका नाम रख दिया गया न्यू मुसलमान। 1296 आते आते एक कॉन्स्पिरेसी के तहत करा नाम का एक प्लेस पे जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया। अली गुरशफ्त ने बुलाया था अपने भाई के जरिए। सिर्फ ये इस बात पे चला गया कि इसको अपने भरोसे से, अपने भतीजे पे काफी भरोसा था, वो उसको धोखा नहीं देगा। दूसरा फेज आएगा अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक रिफॉर्म पैदा करने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत सारा ख्वाब था। सबसे पहला ख्वाब था कि ये सुल्तान बने, तो इसने धोखे से अपने चाचा को मार दिया। धोखे से मारने के लिए इसने क्या किया, पहले चाचा का भरोसा जीता, और उस वक्त देवगिरी और मालवा, ये दो साउथ के ऐसे इलाके थे कि जहाँ पे बहुत सारी दौलत थी। तो जलालुद्दीन खिलजी को दौलत तो चाहिए थी ना इतने बड़े किंगडम को चलाने के लिए। इसने क्या किया कि अपने चाचा को बिना बताए, कई सारी जंगें जीती थी, चाचा को बिना बताए एक सीक्रेट आर्मी खड़ा किया 8,000 सिपाहियों का, और ये बिना उसको बताए देवगिरी पे अटैक कर दिया। दौलत जीता, जीतने के बाद ये वापस गया। तो इसके चाचा को जब मालूम हुआ कि ये जीत गया है, वो गुस्सा नहीं किया उस पर, लेकिन उसको ये एक्सपेक्टेशन था कि खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी यानी अली गुरशाह जो है, वो आके उसको खुद ट्रिब्यूट देगा, ये बूटी जो अवार्ड जो जीत कराया है वो उसको लौटाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। इसी बीच जलालुद्दीन खिलजी को उसके कुछ नोटेबल कोर्टियर्स ने ये बताया कि शायद अलाउद्दीन खिलजी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। बट अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई का इस्तेमाल किया और उसको बहका दिया। बोला कि नहीं, मेरा भाई बहुत शर्मिंदा है, उसको ऐसा इल्जाम दिया गया, वो खुदकुशी कर लेगा अगर आप नहीं चलेंगे तो। ये सारी बातें बोल बोल कर जलालुद्दीन खिलजी को कन्विंस किया गया कि वो करा नाम का एक मुकाम है, करा, वहां तक आए। यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने उसका मर्डर करा दिया, और इस जगह पर उसने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह डिक्लेयर किया। जो बैटल जीत कर आया था वो था बैटल ऑफ देवगिरी। इसको फिर अटैक करेगा बाद में, शुरू में जस्ट चाचा के लिए किया था ताकि अपने सोलिडारिटी कर पाए। इसके बाद वो दिल्ली के तख्त पे बैठ जाता है। अब ये ख्वाब देखता है कि ये पूरी दुनिया को जीते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अलेक्जेंडर ने जीता था, द सेकेंड अलेक्जेंडर। इसको अपने आप को इसने नाम दिया था सिकंदर सानी। सिकंदर, जो लोग हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम या बंगाली मीडियम के होंगे उनको पता होगा कि अलेक्जेंडर सिकंदर को ही कहते हैं इंग्लिश में, सिकंदर सानी, द सेकेंड अलेक्जेंडर। बट होता ऐसा है कि इसको वक्त रहते ये समझ में आ जाता है कि पूरी दुनिया को जीतना मुश्किल है, पहले इंडिया पे ही अपना कॉन्सोलिडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसलिए वो दुनिया को जीतने का ख्वाब छोड़ता है और पूरी इंडिया को जीतने के लिए वो अपनी पूरी मेहनत लगा देता है। अब इसके कुछ नोबल्स होते हैं, एक का नाम होता है जफर खान, एक का नाम होता है नुसरत खान, और एक का नाम होता है अलग खान। अलग खान इसका भाई रहता है, ये दूसरा अलग खान है। अब तक हम लोग 3 बार अलग खान के बारे में पढ़ चुके हैं, एक और पढ़ेंगे जब आगे, जब तुगलक डायनेस्टी होगा। तो ऐसा नहीं कि जितना भी अलग खान है वो सब सेम है। हाउ एवर ये तीनों इसके बहुत करीबी भी थे और बहुत कामयाब जनरल भी रहे। जैसे ये सुल्तान बना,
इसने देखा कि इसके किंगडम को बढ़ने के लिए कुछ और किंगडम का जीतना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कोस्ट गुजरात, यहाँ से वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्शन था थ्रू शिप। अब इस वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ चूंकि मालवा के लोगों का ट्रेड ज्यादा था और गुजरात के लोगों का ट्रेड ज्यादा था, इसलिए उनके इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर थी। इसने सोचा कि अगर हमको गुजरात जीतना है, अगर हमको वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्शन बनवाना है, दैट इज उस वक्त का अरब वर्ल्ड से, तो हमको गुजरात जीतना पड़ेगा। तो गुजरात को जीतने के लिए गुजरात के लिए सेफ पैसेज चाहिए। अब ये सेफ पैसेज राजपुताना के एरिया से पड़ता है, तो राजपुताना को जीतना पड़ेगा। दूसरा एक इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्दर्न इंडिया का सिक्योरिटी बेसिकली राजपूत के ऊपर डिपेंड कर रहा था। राजपूत ऑलरेडी रिवोल्ट कर चुके थे एक बार, दोबारा भी कर सकते थे। तो इसने बोला कि अगर हमको नॉर्दर्न इंडिया को सेफ रखना है तो सबसे पहले राजपूतों पे डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। इसलिए इसने बैक टू बैक राजपुताना में कई जगहों पे अटैक किया। सबसे पहला अटैक किया था गुजरात के ऊपर, उसके बाद राजपुताना में अटैक किया था। तो ये जो अटैक था दिल्ली से गुजरात के बीच में, ये सिर्फ ऐसा नहीं था जैसे फिल्मों में दिखाता है कि किसी लड़की के चक्कर में इसने अटैक किया, ऐसा कुछ नहीं था। वो ऐसे भी रियलिटी नहीं थी। इसका पॉलिटिकल कारण था, इकोनॉमिकल कारण था। अगर इन सब पे ये कब्जा नहीं कर पाता तो दिल्ली से गुजरात तक का सफर ये तय नहीं कर पाता, और अल्टीमेटली ये अपने कामों को पूरा नहीं कर सकता। जो साउदर्न कॉन्क्वेस्ट था इसका, ये पूरा पैसे के लिए किया था। साउदर्न कॉन्क्वेस्ट का कोई और कारण नहीं था एक्सेप्ट पैसे। होता क्या है, फर्स्ट एक्सपेडिशन गुजरात, गुजरात का उस वक्त रूलर होता है कर्णदेव टू। ये एक वघेला किंग था। वघेला मतलब वघेला डायनेस्टी का राजा था। इस पे अटैक करने के लिए इसने अपने भाई को अलग खान को भेजा था। अलग खान 1296 में ये वघेला किंग को हराता है, और यहाँ से उसकी एक बीवी, ठीक है, इसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम था कमला देवी। कमला देवी को कैदी बनाकर लिया था। ये कमला देवी से फिर अलाउद्दीन खिलजी शादी करता है और उसकी फेवरेट वाइफ बन जाती है ये अलाउद्दीन खिलजी से शादी करती है। और इसी जगह पर, इसी में, यहीं पर एक और आदमी इसको मिलता है जिसका नाम होता है मलिक कफूर। मलिक कफूर ये असल में एक हिजड़ा होता है, लेकिन बहुत काम का आदमी रहता है। इसका सबसे बेहतरीन जनरल बन के साबित होता है। इसको कई बार हिस्ट्री में हजार दिनारी भी बोलते हैं, हजार दिनारी, क्योंकि मलिक कफूर को शुरुआत में 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए हजार दिनारी बोलते हैं। मलिक कफूर को गुजरात से मिला था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से शादी करता है, और गुजरात के बाद एक एक करके अब वो अलग अलग इलाकों पे अटैक करना शुरू करता है। रणथंभौर का किला जीतना उसके लिए जरूरी इसलिए था कि गुजरात का रास्ता के बीच में रणथंभौर उसने पहले अपने भाई अलग खान और नुसरत खान, एक जनरल था, उसको भेजा, बट वो लोग नाकाम लौटे। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी खुद इस लड़ाई में उतरा, और 1301 में उसने रणथंभौर पे अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था। रणथंभौर में उस वक्त राजा था राणा हमीर देव, उसको हरा दिया और उसको मार दिया। राणा हमीर देव। तो दो प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो चुका था। राजपुताना भी गुजरात भी जीत चुका था और रणथंभौर भी जीत चुका था। बीच में सिर्फ एक इसके प्रॉब्लम थे, वो था चित्तौड़, मेवाड़। अब मेवाड़ को जीतना इसलिए जरूरी था कि वो अब जैसे एक फिल्म आई थी पद्मावत, इसमें दिखाया गया कि वो रानी पद्मावती के लिए उसने जीता था, बट ऐसा कुछ नहीं था। पद्मावती एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। उसने चित्तौड़ पे अटैक किया, और उस वक्त जो राजा थे उसका नाम था राणा रतन सिंह। इसको हराया, और इस तरह से नॉर्दर्न फ्रंटियर पूरा इसके हाथ में रहा। इसके बाद बैक टू बैक उसने उज्जैन, मंडा, धर, चंडेरी और इस तरह का जितना छोटा छोटा किंगडम था राजपूताना में, सबों को कैप्चर किया, सबों को हराया, और अपना कॉन्सेंट्रेशन मजबूत किया दिल्ली से लेकर गुजरात तक। दूसरी तरफ जब इसको साउथ की तरफ से दौलत चाहिए थी, तो 1306 में इसने मलिक कफूर के जनरलशिप में साउथ की तरफ एक्सपेडिशन भेजा, और यहाँ पर चार बड़े बड़े किंगडम्स जो थे नोटेबल, उनको उसने हराया। वो चार बड़े किंगडम के बारे में थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। सबसे पहले
रामचंद्र देव यादव डायनेस्टी देवगिरी, ये पहला था जिसको हराया। उसके बाद दूसरा जो आया 1306 में इसको हराया था, 1307, 1308 आते आते प्रताप रुद्र देव काकतिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल, ये सब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक्सपेडिशन मलिक कफूर ने साउथ में किया वीर बल्लाल के ऊपर, कहीं पे भल्लाल है कहीं पे भल्लाल देव भी लिखता है। ये होसियाला किंगडम डायनेस्टी का राजा था। होसियाला डायनेस्टी द्वार समुद्रम प्लेस का नाम था। और आखिरी एक्सपीडिशन साउथ का था जो पांड्या किंग वीर पांड्या के अगेंस्ट में किया था। कहीं पे वीर पांड्या मिलता है, कहीं पे सुंदर पांड्या मिलता है, अपने को प्रेफरेंस वीर पांड्या ही करना है। ये पांड्या डायनेस्टी का था, मदुराई, पांड्या डायनेस्टी मदुराई। तो ये वो चार एक्सपेडिशंस थे जो मलिक कफूर ने साउथ की तरफ किया था, ऑल वेर वन बाय मलिक कफूर। मलिक कफूर ने सबको जीता जरूर था, लेकिन किसी को रूल करने इसका इरादा नहीं था। इसने सबको क्या किया, सबको उसके राजपाट को लौटा दिया। 1311 में सबको बोला कि हम वापस जा रहे हैं, हमको इधर रहना नहीं है, लेकिन आपको दिल्ली के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। हर साल आपको घोड़ा और कुछ दौलत और हाथी वगैरह जो भी है, ये सब चीजें जो टर्म्स पाई थी वो भेजा था। जब मलिक कफूर दिल्ली पहुंचा था तो अपने साथ सिर्फ इन चार एक्सपेडिशन में, मतलब 1307-6 से लेकर 1311, 5 साल में वो 312 हाथी, 20,000 घोड़ा और करीबन 4,500 5,000 किलोग्राम सोना लेके पहुंचा था। ये अमीर खुसरो ने अपनी बुक में लिखा है कि इतना वो दौलत जीता था। इससे क्या हुआ, मलिक कफूर का पोजीशन भी बढ़ गया और अलाउद्दीन खिलजी की ताकत भी बढ़ गई। ये उसका था मेन एक्सपेडिशन। जब वो गवर्नमेंट बनाने की बारी आई तो गवर्नमेंट में उसने क्या किया, देखो गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी चीज है एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केट, ये दो चीजें। और अगर राजपाट को बचाना है तो उसके लिए मिलिट्री, तो मिलिट्री एक्सपेडिशन तो ये बहुत स्ट्रांग कर चुका था। हम लोग उससे एग्जांपल देखें कि ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया और एंटायर साउथ इंडिया एक्सेप्ट नॉर्दर्न पार्ट में कश्मीर, नेपाल और जम्मू कश्मीर, नेपाल और आसाम, इन तीन को छोड़ दें तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया इसके कब्जे में था। ये वो पहला राजा था जिसको बोल सकते हैं कि दिल्ली को ट्रांसफॉर्म किया था टू बी एन ऑल इंडिया एम्पायर। हाउ एवर बड़े लेवल में तुगलक लेके जाता है, लेकिन ये पहला था जो साउथ में एंटर किया था मिडिवल वर्ल्ड में। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसने क्या किया, इसने नोटिस किया कि ये भी तो धोखा दे के आया था ना भाई, तो इसको भी तो धोखा मिल ही सकता है। इसने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन में चार बड़ी चीजें होती हैं। सबसे पहला है कि अगर स्पाइस सिस्टम अच्छा ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरा, शराब, सारे प्रॉब्लम्स की वजह है शराब का पीना। नंबर 3, सोशल गैदरिंग। और चौथा है कि किसी के पास हद से ज्यादा पैसा रहना। ये चार ऐसी वजह अकॉर्डिंग टू अलाउद्दीन खिलजी थी जो किसी भी आदमी को बागी बना सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बोला कि नंबर 1, एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम तैयार करेंगे, और इसने किया भी। इतना जबरदस्त था कि हर रोज पूरी कंट्री की न्यूज पे पहुंच जाती थी इसके पास। दूसरा कि ड्रिंकिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ड्रिंकिंग को एबॉलिश करना। इस कदर किया कि पहले तो ऑर्डर दिया कि सब शराब बैन है, आज से कोई शराब नहीं पिएगा, और अपने महल से जितना भी शराब का बोतल या कैश या जार या जितनी भी रिसोर्सेज थी सबको सड़क पे लाया और अपने हाथों से सबको बहा दिया, सो दैट पब्लिक को एनकरेज कर पाए कि सुल्तान खुद इसको छोड़ दिया है तो बाकी सबको भी छोड़ना पड़ेगा। तीसरा था सोशल गैदरिंग। बोला कि जो अमीर लोग हैं ना, नोबल्स,
इनमें आपस में फैमिली का रिलेशनशिप बनता है, शादी ब्याह होता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉन्स्पिरेसी को जगह देने का। तो अगर इनमें हम मेल मिलाप बंद करा दें, शादी ब्याह का जो एक ट्रेडिशन है आपसी में करने का उसको बंद करा दें, तो बहुत हद तक चांसेस है कि कॉन्स्पिरेसी को हम रोक सकते हैं। नतीजा क्या हुआ, इसने बोला कि विदाउट द परमिशन ऑफ द सुल्तान, जो रॉयल मेंबर्स और जो जो हाई नोबल्स या कोर्टियर्स, इन सब में शादी आपस में नहीं हो पाएगी विदाउट अप्रूवल ऑफ द सुल्तान। अप्रूवल मिल जाएगा तो ये लोग नोबल्स आपस में शादी कर सकते हैं। और चौथा था एबंडेंस ऑफ वेल्थ, इसके लिए इसने मार्केट रेगुलेशन सिस्टम बनाया और वेल्थ निकालने के लिए कुछ टैक्सेशन में भी चेंजेस लाए। सबसे पहले था टैक्सेशन का, इसने बोला कि जो भी टैक्स कलेक्टर थे उनको बोला कि एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब जितना टैक्स बन रहा है उस सारा का सारा टैक्स चाहिए। इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स निकाला गया। टैक्सेशन में इसने आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में या रेवेन्यू सिस्टम में इसने क्या चेंजेस किया था, बट अभी सिर्फ ये है कि इसने टैक्सेशन सिस्टम में कोई रियायत नहीं बख्शी थी, ईमानदारी से सारा पैसा हमको वापस चाहिए। इसने ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एक परमानेंट आर्मी बनाई थी। ठीक है, इसमें तो नंबर में लिख लो, कॉजेज ऑफ कॉन्स्पिरेसी। नंबर 2 है कि परमानेंट आर्मी, एक परमानेंट आर्मी बनाया। देखिए इसके पहले हम लोगों ने इल्तुतमिश में पढ़ा था कि इक्तादारी सिस्टम, कि वो लोकल जनरल्स या गवर्नर्स पे डिपेंडेंट था कि लड़ाई के वक्त में वो लोग सिपाही भेजेगा तो हम उससे लड़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि इतना डिपेंडेंसी पे रहकर हम जो अपना ख्वाब देखें वो पूरा नहीं होने वाला, तो हम एक परमानेंट आर्मी बनाएंगे, स्टैंडिंग आर्मी बनाएंगे, हमको लोकल गवर्नर के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। अब इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उसके लिए रेवेन्यू सिस्टम और मार्केट सिस्टम पे वो काम करता है। इस आर्मी को बाकियों से अलग रखने के लिए या इसमें करप्शन को कम करने के लिए इसने दो चीजें बनाई थी। एक यहाँ पे स्टार्ट किया हुलिया सिस्टम, कि जितने भी सिपाही होंगे उनका अपना एक यूनिफॉर्म होगा और उनके सारे डिटेल्स, जैसे बायोडेटा होता है ना, वो सारा डिटेल नोटबुक में मेंशन किया जाएगा। और एक सिस्टम किया दाग सिस्टम, घोड़े को ब्रांड करना, मतलब रॉयल घोड़े के ऊपर एक निशान रहेगा जिससे ये पहचाना जाएगा कि ये घोड़ा शाही घोड़ा है। एक और था चेहरा सिस्टम, वो भी एक रिकॉर्ड रखने सिस्टम को बोलते थे, रिकॉर्ड रखने के सिस्टम को बोलते थे चेहरा सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम उसने स्टार्ट किए थे। उसने लोकल गवर्नर्स को जागीर की जगह पर कैश में पेमेंट करना शुरू किया। बोला कि हम पहले की तरह सुल्तानों की तरह जागीर नहीं देंगे, जागीर जागीर सारा होगा राजा का, और जो आप सर्विस दे रहे हैं उसके उसके एवज में आपको हम कैश में पेमेंट कर देंगे। जो इसके कमांडर इन चीफ थे उसका नाम था अर्जुल ममालिक। तो ये जो कैश सिस्टम था ये आर्मी वालों के लिए भी था। पहले जो जागीर था वो जागीर सिस्टम बंद किया और आर्मी को बोला कि हम कैश देंगे। इनमें कमांडर इन चीफ जो था उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ है अर्जुल ममालिक। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म में एक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैश पेमेंट में क्या था, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी था और इकोनॉमिक रिफॉर्म भी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म की। उसने सबसे पहले काम किया लैंड रिफॉर्म, मतलब जमीन को मेजर किया और मेजरमेंट के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया। ये लैंड मेजरमेंट सिस्टम बिल्कुल नया था, इसके पहले किसी ने भी लैंड को मेजर करके उसके हिसाब से उस पे उगने वाले अनाज के हिसाब से टैक्स कलेक्ट नहीं किया था। टैक्सेशन क्या था, टैक्सेशन था कि 50% ऑफ द अनाज आपको देना पड़ेगा। खैर इससे पहले क्या हुआ इसने ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसने बोला कि जितना भी लैंड है, जमीन है, वो सारा का सारा जमीन को खलीसा में कन्वर्ट करो। खलीसा, व्हाट वाज खलीसा? खलीसा वाज लैंड ओन्ड बाय द किंग, वो जमीन जिसकी मलकियत राजा के पास है।
तो इसने सारी जमीनों को लेकर स्टेट लैंड बना दिया, मतलब सरकारी जमीन बना दिया। जितना भी फर्टाइल लैंड था, दोआब के बीच में, दोआब बोलते हैं दो दरियाओं के बीच का इलाका को, दोआब के बीच में जितनी जमीन थी उसको तो सबसे पहले लिया और खलीसा लैंड बना दिया। फायदा ये हुआ कि इस जगह पर जो भी जमीन होगी वो रॉयल फैमिली की होगी और राजा की होगी, और यहाँ पे राजा जो उपजाऊ उगाएगा पूरा कलेक्ट करके चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपनी जमीन पे फसल उगाकर, उसका 50%, हाफ, उस जमीन पे पैदा होने वाले उगने वाले अनाज का 50% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दो टैक्सेस और लगाए थे उसने। एक टैक्स का नाम था घरई, घरई मतलब हाउस टैक्स, और एक था चरई। ठीक है, मतलब ग्रेजिंग टैक्स। ग्रेजिंग क्या होता है कि जानवर जो होते हैं वो घास वगैरह खाते हैं, तो उसी को चारा बोलते हैं। चरई, घास खाने पे टैक्स लगा दिया था। ये एक्स्ट्रा बर्डन था, बट पब्लिक फिर भी खुश था क्योंकि वो लीनियंट था। अगर कभी फेमिन हो गया तो वो इसी पैसे से या इसी अनाज को जमा करके जो रखा हुआ था उससे राशनिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी लाया कि इसी में से हम सबको फ्री में सप्लाई देंगे। जब टैक्स कलेक्ट करने की बारी आई तो बोला कि हिंदूज को अपार्ट फ्रॉम जो भी टैक्सेस पे करने हैं, हिंदूज को जजिया टैक्स करना पड़ेगा और मुस्लिम को दो टैक्सेस देने पड़ेंगे। हिंदू को सिर्फ एक टैक्स, वो था जिजिया, और मुस्लिम को दो टैक्स देने पड़ते थे। एक का नाम था खम्स एंड जक़ात। जक़ात क्या था कि जो भी आपका वेल्थ है उसका 2.5%, एंड खैम वाज 1/5, 5/1, 1/5वां हिस्सा, जो भी आपका वेल्थ है उसका 1/5वां हिस्सा आपको देना पड़ेगा। इस तरह से उसने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। कुछ लोग थे जो ज्यादातर नॉन मुस्लिम थे, जो गांव देहात में जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उसमें चौधरी, मुकद्दम, सिकदर, खुट, ये लोग थे। इन लोगों का जो प्रिविलेज था उस प्रिविलेज को अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया। नतीजा ये हो गया कि ये लोग जो पावर एंजॉय कर रहा था या बैठ के टैक्स पे करने से बच गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने वो सारा कलेक्ट करना शुरू किया। और अमीर खुसरो ने अपनी बुक में लिखा है कि, बर्नी ने अपनी बुक में लिखा है कि जो उस वक्त नोट ऐसा नौबत आ गई कि नोबल फैमिलीज के लोग भी, अमीर घराने के लोग की बीवियां अपने पड़ोसी के घर में नौकरी करती थी, ऐसी नौबत आ गई थी बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेस। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको प्रिविलेज छोड़ दिया था। अब पहले जो मजा मार के जिंदगी जिया अब तो मिलेगा नहीं, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए काम तक करना पड़ा था। थोड़ी सख्ती ज्यादा थी लैंड रिफॉर्म में। अमीर खुसरो ने कहा है कि एवरी पर्ल इन द रॉयल क्राउन इज बट द क्रिस्टलाइज्ड ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉलन फ्रॉम द टीयरफुल आईज ऑफ द पुअर पेजेंट, के गरीब मजदूरों के आंख से गिरा हुआ हर एक खून का कतरा कुछ नहीं है, एक्चुअली चमचमाता हुआ हीरे की तरह एक मोती है जो रॉयल मतलब शाही ताज में लगा हुआ है। इन शॉर्ट के जो पीजेंट्स थे वो थोड़ी तकलीफ में जरूर आ गए थे अलाउद्दीन खिलजी से। रिफॉर्म्स अच्छा था लेकिन ऐसा नहीं कि सब कोई एंजॉय कर रहे थे। दूसरी चीज ये थी कि जो रेवेन्यू सिस्टम में जो आर्मी था, उसके लिए देखो, एक तो आप सैलरी कैश में पे कर रहे हैं और ये सैलरी इनफ नहीं है, कम है। तो इसको सैलरी को बेनिफिशियल बनाने के लिए या अप्रोप्रिएट बनाने के लिए हमको रेगुलेशन ऑफ प्राइस पे काम करना पड़ेगा। रेगुलेशन ऑफ प्राइस यानी कि चीजों को सस्ती करने पड़ेगी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मार्केट रेगुलेशन, मार्केट रेगुलेट करना। इसने क्या किया, दो पोस्ट बनाया। एक का नाम था शाहाने मंडी और एक का नाम था दीवाने रियासत। दीवान का मतलब होता है मिनिस्टर, दीवाने रियासत, ही वॉज द मिनिस्टर फॉर मार्केट, और दूसरा था शाहाने मंडी। मंडी मतलब होता है बाजार, और इसको बोलते हैं मार्केट सुपरिंटेंडेंट।
प्राइस जो डिसाइड हो गया है उसी प्राइस में आपको प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा, एक नंबर। दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको मार्केट में जाकर दीवाने रियासत के ऑफिस में अपना नाम को रजिस्टर कराना पड़ेगा, अ काइंड ऑफ लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसका नाम पे ये लाइसेंस मिलेगा उसी को बिजनेस करने मिलेगा। और जो मार्केट प्राइस है या जो भी रेगुलेशन रिलेटेड टू मार्केट है, इसको इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी किसकी मिल गई थी? मार्केट सुपरिंटेंडेंट को। तो कहा गया कि अगर किसी ने उस प्राइस से ज्यादा लिया या वजन में कुछ चोरी की तो उसके अकॉर्डिंगली उस ऐसा करने वाले के बॉडी से गोश्त काट के निकाल दिया जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक, किसी ने वजन में कम दिया था तो उसके बदन से गोश्त काट के उतना वजन मेकअप किया, कम पड़ेगा तो दोबारा काटेंगे। इस डर से कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा मालूम नहीं है, लोग सुधर गए थे वहां। तो अगर सजाएं सख्त हो तो इसका नतीजा ये होता है कि जुर्म भी कम होता है। बहरहाल, इससे फायदा ये हुआ कि मार्केट में प्राइस रेगुलेट हो गया और अब उसके सिपाहियों के लिए सस्ती चीजें अवेलेबल थी। पब्लिक को भी फायदा था, लेकिन उसका असल मकसद सिपाही था। जो टैक्सेस इस तरह से जमा हुए और जो अनाज इस तरह से जमा हुआ, उससे अलाउद्दीन खिलजी ने एक राशनिंग सिस्टम स्टार्ट किया। राशनिंग सिस्टम कि अभी हम अनाज ले रहे हैं और कभी अगर कहत पड़ गया या सूखा पड़ गया या कोई फ्लड आ गया, ऐसे किसी सिचुएशन में जहां पे आपको खाने के लाले पड़ गए हो, वहां पे हम आपको खाना देंगे और फ्री में देंगे। ये राशनिंग सिस्टम को फॉलो किया गया। इसके लैंड मेजरमेंट सिस्टम को फॉलो किया गया शेरशाह सूरी के जरिए। शेरशाह सूरी के रिफॉर्म्स को फॉलो किया ब्रिटिश ने, और आज की डेट में वही रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चला रही है। इसका मतलब ये पहला राजा था जिसने, ये एक्चुअली पहला नहीं था, दूसरा राजा था। पहले बलबन को भी ये बलबन ने भी ऐसा किया था, रिलीजन के मैटर को क्या किया, इसने सेपरेट कर दिया। उसने बोला, उलेमा को तो ये पता ही नहीं देता था, इवन इसने कैलिफ के सुपेरियरिटी को मानने से इनकार कर दिया था। इसने एक डिपार्टमेंट और बनाया था कि दीवाने मुस्तखराज, बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। कि जब आपको किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है तो आपको अकॉर्डिंगली पैसा लाके देना पड़ेगा। दीवाने मुख्तराज वाज द कलेक्टर, इनकी ड्यूटी थी कि वो पैसा लाके दे। एक और चीज अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, वो था कि उलमा को पत्ता देना बंद कर दिया, इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। तो अब उलमा के साथ इसने कहा था कि अ किंग नोज नो किनशिप, कि एक बादशाह जो है वो रिश्तेदारी नहीं जानता है, वो सिर्फ बादशाह जानता है। तो मेरे से कोई रिश्तेदार अगर कुछ गलती करेगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। ठीक है, किंग नोज नो किनशिप, दस उलमा को पॉलिटिक्स से दूर कर दिया। ये काम सबसे पहले बलबन ने किया था। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस चीज को, बलबन के इस एक्टिविटी को रिवाइवल मिली थी थ्रू अलाउद्दीन खिलजी। एक और चीज थी, वो था कंस्ट्रक्शन। कुतुब मीनार का पिलर खराब हो चुका था, कुतुब मीनार का टावर खराब हो चुका था, और अ, इसको कंस्ट्रक्शन करने का इरादा किया अलाउद्दीन खिलजी ने। फोर्थ फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया ही था कि उसको वो काम बंद करना पड़ा। बहरहाल कुतुब मीनार के लिए एक फोर्थ फ्लोर बन गया। कुतुब मीनार का फोर्थ फ्लोर इसने बना दिया, एक्चुअली मरम्मत करा दिया, फोर्थ फ्लोर बनवाया भी नहीं, सिर्फ मरम्मत करवा दिया। और वही कुतुब मीनार के पास में दिल्ली में एक दरवाजा बनाया उसके एंट्रेंस पे, जिसका नाम रखा अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा, ठीक है। एक शहर भी इसने बसाया था जिसका नाम था सीरी, दिल्ली के पास में, अलाई दरवाजा। दिल्ली के बाहर एक शहर बसा था जिसका नाम था सिटी ऑफ
सीरी। तो 1316 में इसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद एक मुबारक शाह बोलकर इसका एक रिलेटिव तख्त पे बैठता है। मुबारक शाह वाज अ गे। ठीक है, इसका एक लवर था जिसका नाम था मुबारक हुसैन। मुबारक खान या मुबारक शाह जो राजा बना था, इसका एक लवर था मुबारक हुसैन। ये नाम याद रखना। ये ही वॉज अ गे। ठीक है, मुबारक हुसैन। ये इसके चक्कर में इस कदर पड़ता है कि एक तो इनएफिशिएंट था, पूरा कंट्रोल जो है मुबारक हुसैन के हाथ में दे दिया। नतीजा ये हुआ कि ये ऑल इन ऑल हो गया और इसको सुल्तान ने एक टाइटल भी दिया, खुसरो खान का। बाद में ये अपना नाम बदल के नसीरुद्दीन रख लेता है। मुबारक शाह की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद खुसरो खान राजा बन जाता है। ठीक है, दैट इज मुबारक हसन। जब ये राजा बना तो ये भी एफिशिएंट नहीं था। उस वक्त एक गाजी मलिक बोलकर एक जनरल था दीपालपुर का, गाजी मलिक ऑफ। इसको लोगों ने बोला कि आप अब खिलजी डायनेस्टी को किनारा लगाइए और आप वक्त आ गया कि आप सुल्तान बनिए, और ये वॉज वेरी एफिशिएंट। ये जब तख्त पे बैठता है तो यही अपना गाजी मलिक अपना नाम क्या रख लेता है बदलकर, गयासुद्दीन तुगलक।